हाय एवरीवन, कैसे हो और सभी लोग। तो आज अपना काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। कल जो पिछला लेक्चर मतलब पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने जो डिस्कस करा था कि काइनेमेटिक्स से क्या क्या पैरामीटर्स हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मोशन किस तरीके से डिफाइंड है, कब मोशन हो दिखेगा हमें, कब नहीं दिखेगा, ऑब्जर्वर फ्रेम क्या होते हैं, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर कर रहे थे हमने। उसके बाद में जो काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स हैं उनको वन बाई वन हमने स्टडी करना स्टार्ट करा था। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या कैसे मेजर करते हैं, क्या क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा। अभी हम पढ़ेंगे आज स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी किस तरीके से डिफाइंड है, क्या उनके जो हैं वो रिलेशंस हैं, वो हम पढ़ना आज स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि यार ये पूरा कंप्लीटली फ्री कोर्स रहेगा ना 2026 2027 वालों के लिए, है ना। तो कंप्लीटली इसको फॉलो कर सकते हैं इस कोर्स को। वीडियोस जो भी अभी अपलोड हुई हैं वो जाके तुम देख सकते हो। क्वालिटी कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है। अगर तुम्हें चीज़ें चीज़ें पसंद आ रही हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जहाँ पे क्लासेस की सारी अपडेट्स वगैरह, नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। और प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या भी कोई भी क्वायरी हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 7696836922 पे। उसके अलावा जो अपना डाउट ग्रुप है, क्लासेस में जो पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड कोई भी तुम्हें डाउट है, या फिर उसके अलावा भी तुम जो क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम्हारे जहाँ भी तुम पढ़ रहे हो उसके अलावा वहाँ पे भी जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसका भी अगर तुम्हें कोई डाउट है किसी भी तरीके का, या तुमने क्वेश्चन सोल्व करे हो उसमें जो भी डाउट हो, तुम आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हो। बाकी बच्चे भी वहाँ पे होते हैं, वो या तो वो आंसर कर देंगे या फिर मैं भी आंसर कर दूंगा। और 10:30 PM पे तो मैं लाइव सेशन लेता ही हूँ, लाइव डिस्कशन करता हूँ डाउट्स का, जहाँ पे बच्चे आकर लाइव मुझसे डाउट डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, लिंक वगैरह तुम्हें ग्रुप्स वगैरह की सभी की तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। कल कल का जो यानी कि पिछला जो लेक्चर था काइनेमेटिक्स लेक्चर नंबर 1, उसमें सबसे लास्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें। मैंने बताया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर मोशन। कोई मोशन हो रहा है, उसमें सभी ऑप्शन 1D मोशन के हैं, तो 1D मोशन के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है हमें वो बताना है। तो पहला ऑप्शन अगर हम पढ़ना स्टार्ट करें कि इन 1D मोशन ओनली वन कोऑर्डिनेट कैन चेंज। 1D मोशन ओनली टू कोऑर्डिनेट्स मस्ट चेंज। भाई दो कोऑर्डिनेट, एनी टू कोऑर्डिनेट मस्ट चेंज, कि भाई कम से कम दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तभी वो 1D मोशन बनेगा। तीसरा बोला कि इन 1D मोशन ऑल थ्री कोऑर्डिनेट मस्ट, कम से कम तीन कोऑर्डिनेट चेंज होने ही चाहिए, तीनों XYZ तीनों चेंज होने चाहिए तभी जाकर के 1D मोशन बनेगा। और इन 1D मोशन एनी 1 2 और 3 कोऑर्डिनेट में चेंज, वही हो सकते हैं तीनों। एक भी चेंज हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, कैसे भी चेंजेस हो सकते हैं। ये बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम बताते हैं उसके अंदर 1D मोशन कैसा दिखेगा, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। जिसने पिछला लेक्चर किया है, बेसिक्स सारे क्लियर करें, उनका तो आंसर हो गया होगा। बाकी फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर किसी से नहीं हुआ होगा तो। हमें 1D मोशन की बात चल रही है। 1D मोशन, 1D मोशन में क्या है कि पार्टिकल, सिंपल सी बात है। 1D मोशन की अगर बात करें, 1D मोशन होता है जब तक पार्टिकल 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 मूव्स इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली XYZ यानी कि आई कैप जे कैप के कैप वाली डायरेक्शन नहीं है, कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन। यानी अगर कोई पार्टिकल, मैं बोलूँ कि कोई पार्टिकल जो है वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यानी कि इस वेक्टर के अलोंग, इस लाइन के अलोंग चल रही है, उस लाइन के अलोंग जो वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो इसकी जो डायरेक्शन है ए कैप, वो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1। तो ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप अपॉन में इसका रूट कितना बन जाएगा, √6। ये कॉन्स्ट फिक्स डायरेक्शन तो है ना। ये फिक्स डायरेक्शन, अगर वो पार्टिकल इस वेक्टर के अलोंग अगर सीधा ही चलता जाए, इसी लाइन के अलोंग, इसी लाइन में चलता जाए, तो ये 1D मोशन होगा। तो इस ये 1D मोशन में उसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट सब बदल रहे होंगे। अब तुम बोलोगे सर ये तो कांस्टेंट है। ये तो एक जनरल डायरेक्शन ले ली मैंने, एक जनरल वेक्टर ले लिया, उसकी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर वो पार्टिकल चलेगा तो XYZ कोऑर्डिनेट तो मूव चेंज होंगे ना उसके। समझ में आ गई बात। XYZ कोऑर्डिनेट उसके मूव होंगे, चेंज होंगे। सिंपल सी भाषा में अगर मैं समझना चाहूँ तो पार्टिकल का मोशन जब तक स्ट्रेट लाइन में है वो 1D मोशन है। उसको XYZ एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है कि कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। और अगर तुम्हें बेसिक से समझाने का कोशिश करूँ तो ये जैसे ये स्क्वायर है ना, इस पे क्यूब बनाते हैं, XYZ एक्सिस बनाते हैं। XYZ एक्सिस में ये मान लो इस तरीके से है,
ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में चलता चलता इस तरफ गया, ये 1D मोशन है, बिल्कुल सही है। क्या पार्टिकल चलता चलता यहाँ से यहाँ आ गया, क्या ये 1D मोशन है? बिल्कुल है। क्या पार्टिकल यहाँ से चलता चलता यहाँ आ गया, क्या ये 1D मोशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया होगा तो भी सीधी स्ट्रेट लाइन में गया होगा, वो 1D मोशन था, लेकिन उसकी डायरेक्शन 1D मोशन की, उस डायरेक्शन वो आई कैप थी। ठीक है। दूसरा, अगर पार्टिकल इस लाइन के अलोंग यहाँ पे गया होगा तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन में था। इसकी ये जो भी डायरेक्शन है वो डायरेक्शन फिक्स है इसके मूव करने की, इसी लाइन पे मूव कर रहा है वो, इस लाइन से बाहर नहीं जा रहा, तो ये 1D मोशन है, बिल्कुल सही बात है। अगर पार्टिकल यहाँ से डायगनल इधर की तरफ जा रहा है तो देखो इसमें एक्स भी चेंज हुआ है, वाई भी चेंज हुआ है, जेड भी चेंज हुआ है यहाँ पे पहुंचने में। तो जब वो इसके लॉन्ग चल रहा होगा डायगनली तो एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो रहे होंगे, और ये भी 1D मोशन है। समझ में आ रही बात? इसके अंदर ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस, एक्स कोऑर्डिनेट चेंजेस। तो यहाँ से हमें हमें कन्फ्यूजन क्या होता है, हमें जब 1D मोशन की बात चलती है ना, हम बोलते हैं एक डायरेक्शन में चल रहा होगा, लेकिन डायरेक्शन को हम सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप से ही समझते हैं। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है ना, हमने इतने वेक्टर में इतने डिटेल में पढ़ा है चीज़ों को कि कोई भी वेक्टर होगा उसकी एक डायरेक्शन होगी, और उस डायरेक्शन के अलोंग तुम चलते जाओ तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में तुम चलते जाओगे, है ना। किसी भी पॉइंट की डायरेक्शन या किन्हीं भी दो पॉइंट को बीच में ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है वो सब सीखा था हमने। तो डायरेक्शन सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप के पास नहीं होती, किसी भी वेक्टर की अपनी एक डायरेक्शन होती है, उस वेक्टर की लाइन में तुम चलते जाओ, वो तुम्हारी डायरेक्शन फिक्स रहेगी और तुम्हारा 1D मोशन कहलाएगा। समझ में आई क्या बात? तो ये 1D मोशन बनता है। ओनली एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे इसमें एक्स वाई एंड जेड ऑल कोऑर्डिनेट चेंजेस, कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। समझ में आई बात? यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे एक्स एंड जेड कोऑर्डिनेट चेंजेस, तो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है भाई। सीधी लाइन में चलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन में चलना चाहिए, वो 1D मोशन है। उसके बाद उसके अलावा वो जो स्ट्रेट लाइन है वो एक्स वाई जेड प्लेन में या फिर पूरे स्पेस में कहाँ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1D मोशन रहेगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा? इन 1D मोशन एनी 1, 2 और 3 कोऑर्डिनेट में चेंज, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन में बोल रहा है कि ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंज, कि भाई एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है, वो गलत बात है। बी ऑप्शन बोल रहा है कि 1D मोशन ऑन एनी 2 मस्ट चेंज, कोई दो कम से कम चेंज होने चाहिए, जरूरी नहीं है दो, है ना। एक भी तो हो सकता है, एक अलोंग एक्स एक्सिस चले पार्टिकल या अलोंग वाई एक्सिस चले, अलोंग जेड एक्सिस से चले, एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वो भी हो सकता है। तो ये भी गलत हो गया। सी में बोला कि इन 1D मोशन ऑल 3 कोऑर्डिनेट, ये बोला कि तीनों चलने ही चाहिए, चेंज होने चाहिए, यानी कि ऐसा मोशन, ऐसा जरूर नहीं है, अकेला एक भी हो सकता है, अकेला दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इसलिए सी गलत हो गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसमें। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, हम आगे की चीज़ें सीखते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी, समझ में आई बात? स्पीड एंड वेलोसिटी अगर हम बात करें तो कल अगर हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, तो स्पीड और वेलोसिटी के बारे में आज पढ़ते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी जब हम चलेंगे तो जिस रेट से हम डिस्टेंसेज और डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे ना, वो रेट ऑफ चेंज वो स्पीड और वेलोसिटी बनेगा। तो मान लो हम किसी एक पॉइंट से चल करके और इस तरीके से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, ए से बी पे जा रहे हैं, तो ये तो तुम्हारी पाथ की जो है वो, ये तो तुम्हारा पाथ फॉलोड है, इस पाथ पे तुम चल के गए हो। अगर तुम इस पाथ पे चल के गए हो तो ध्यान से, अगर मैं इस पॉइंट पे बोलूँ कि इस पॉइंट पे तुम किस तरफ चल रहे थे, तो कोई भी पाथ तुमने फॉलो करा होगा तो किसी भी इंस्टेंट पे तुम्हारी जो वेलोसिटी होगी वो पाथ के टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी। भाई इस समय तुम इधर चल रहे थे, इस समय तुम इधर चल रहे थे, इस समय तुम इधर चल रहे हो, यहाँ पे तुम्हारी वेलोसिटी डायरेक्शन इधर थी, यहाँ पे इधर थी, यहाँ पे इधर थी। तो जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, तुमने सुना होगा वेक्टर में पढ़ा था कि वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटेन करता है। तो जो वेलोसिटी होगा वो टेंजेंशियल टू पाथ होता है। क्या होता है? टेंजेंशियल टू पाथ होता है। अगर कर्व्ड पाथ में चल रहे हो तो स्ट्रेट लाइन में चलोगे तो स्ट्रेट लाइन की जो टेंजेंट वो खुद लाइन ही होती है, तो वो उसी लाइन के अलोंग उसकी वेलोसिटी हो जाती है। बट अगर कर्व्ड पाथ में चलोगे तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में तुम्हारी वेलोसिटी होती है। इस इंस्टेंट पे तुम इधर की तरफ चलना चाह रहे थे, बट फिर तुम घूम गए, फिर इधर चलना चाह रहे थे, फिर घूम गए, फिर इधर चलना चाह रहे थे, फिर घूम गए, फिर, तो तुम चलना तो टेंजेंशियल चाहते हो बट तुम्हें फोर्स लगा करके घुमा दिया जा रहा है। और घुमाने का क्या मतलब, घूमता कैसे है चीज, फोर्स लगाने से क्या चीजें होती हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो कोई कर्व पाथ में चल रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम टेंजेंशियल डायरेक्शन में तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। जैसे अगर तुम सर्कल में घूम रहे हो
तो सर्कल में अगर तुम घूमोगे तो इस इंस्टेंट पे तुम बोलोगे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तुम, तो यहाँ पे ऐसे वेलोसिटी होगी, यहाँ पे तुम्हारे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल टू द पाथ। बट इन इन सब में हम स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि स्पीड कहते किस क्वांटिटी को हैं, वेलोसिटी कहते कि हम बता तो देंगे कि भाई इस तरफ चल रहे हैं और 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं तो ये वेलोसिटी है, लेकिन वो वेलोसिटी डिफाइन कैसे हुई है 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकंड वो डिफाइन कैसे हुई। तो स्पीड की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले स्पीड, स्पीड को डिफाइन करा जाता है कोई भी पार्टिकल किसी पाथ में हम चलेंगे तो हम एक तो पाथ लेंथ मान लो कितना है इसका एल है, तो हमने पाथ डिस्टेंस एल या फिर डी डिस्टेंस कवर कर ली हमने कि हम जब ए से बी तक गए तो हमने टोटल डिस्टेंस डी कवर करी। ठीक है, दूसरा इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा डायरेक्टली ए और बी को, तो ये जो बनेगा ये डिस्प्लेसमेंट बनेगा। हमने कल ही सीखा था कि जो डायरेक्ट डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और पाथ की जो लेंथ होती है वो तुम्हारा डिस्टेंस होती है। तो डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट डिस्टेंस भाई यहाँ से चल के वहाँ ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि ये लेंथ तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और इस पाथ की जो लेंथ बनेगी वो डिस्टेंस होगी। पाथ की लेंथ इसके अलोंग धागा बिछाते जाओ फिर उसको सीधा करके देख लो कितना लंबा धागा है, वो उसकी डिस्टेंस बन जाएगी। समझ में आ गई क्या बात। तो स्पीड की अगर बात करें तो स्पीड जो डिफाइन होती है ना, स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अगर हम बात करें स्पीड क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कि भाई तुम किस रेट, जो तुम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो ना वो किस रेट से चेंज हो रही है, और डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी पाथ की। हमने कल ही सीखा था कि पार्टिकल चल रहा है, अगर पार्टिकल चलेगा तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे वो घूम करके वापस ही क्यों ना आ जाए, पाथ की लेंथ तो बढ़ेगी ना यार, चाहे चल के वापस वहीं पे आ जाए पाथ की लेंथ तो हमेशा बढ़ेगी। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो जिस रेट से चेंज होगा और डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी, तो जो रेट ऑफ चेंज होगा डिस्टेंस का वो तो पॉजिटिव ही होगा, सिंस हम जिस तरफ मूव करें along any path distance traveled always increases, so its rate of change is always positive। समझ में आई क्या, पॉजिटिव, और इट मे बी जीरो, और इट मे बी जीरो इफ पार्टिकल एट रेस्ट। समझ में आएगी बात। कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा ना यार। मैं बोलूँ कि एक तुम्हारे पास मास है किसी बक्से में, तुम्हारे पास मास अभी ये 5 kg का मास है, और हर सेकंड वो 0.1 kg ऐड होता जा रहा है इसमें, तो 5.1 फिर 5.2 फिर 5.3 ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है ना। रेट ऑफ चेंज क्या है कि समय के साथ तुम्हारी जो क्वांटिटी वो कितनी चेंज हो रही है, क्वांटिटी पॉजिटिव में चेंज हो रही है तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, क्वांटिटी नेगेटिव में चेंज हो रही है वो कम हो रही है तो फिर वो नेगेटिव है। लेकिन डिस्टेंस जो होगा, पाथ जो ट्रेवल्ड होगा, उसका डिस्टेंस कभी कम नहीं हो सकता, चाहे पार्टिकल घूम के आ जाए वहीं पे, डिस्टेंस पाथ की वो कम नहीं हो सकती, वो हमेशा बढ़ेगी। यानी कि जो तुम्हारा रेट ऑफ चेंज है, रेट ऑफ चेंज पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ने का मतलब ये नहीं कि स्पीड बढ़ती रहेगी, डिस्टेंस बढ़ने का मतलब कि जो तुमने डिस्टेंस ट्रेवल करी है उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। जो चीज तुम किसके बारे में, डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो, डिस्टेंस बढ़ रही है तो डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, और उसका रेट ऑफ चेंज ही तो स्पीड है। यानी कि स्पीड या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, पार्टिकल चलेगा तो स्पीड पॉजिटिव होगी, और अगर वो रुकेगा तो स्पीड जीरो होगी, सिंपल सी बात है। इसीलिए स्पीड पॉजिटिव होती है, बोला जाता है ना स्पीड पॉजिटिव होती है हमेशा। क्यों होती है, कोई 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 इस बात को डिस्कस ही नहीं करता कि स्पीड तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, वो तो मैग्नीट्यूड होता है। अरे किस तरीके से डिफाइंड है, उस बेसिक डेफिनेशन पे भी तो जाओ। डिफाइंड है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल की, वो डिस्टेंस जो तुम ट्रेवल कर रहे हो किस रेट से चेंज हो रहा है उसको स्पीड बोलते हैं। ये डेफिनेशन तो सब लिखवा देते हैं, बट इसके मीनिंग पे कोई नहीं जाता कि जो पाथ जो तुम्हारा है वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा, तो रेट ऑफ चेंज, सिंस हमें इसको मैथमेटिकली लिखें तो एल जो है या फिर बोलें डी जो है वो इंक्रीज करेगा, एल से लिखें या डी से लिखें डिस्टेंस को, तो इसका रेट ऑफ चेंज डी ऑफ डी अपॉन में डी टी ये पॉजिटिव ही होगा। रेट ऑफ चेंज ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज बढ़ रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज तो पॉजिटिव ही होगा, और अगर वो पॉजिटिव ही है तो ऑब्वियस सी बात है। और इसी रेट ऑफ चेंज को हमने डिफाइन करा स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। समझ में आ गई क्या बात, वो पॉजिटिव है। और रेट ऑफ चेंज क्या होता है ये हमने बेसिक मैथ में बिल्कुल अच्छे से समझा है।
है ना। अगर तूने बेसिक मैथ्स की वो डिफरेंशिएशन वाली क्लासेस करी हैं जिसमें हमने एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज, या फिर डिफरेंशिएशन जो हमने स्टार्ट ही करा था वो इसी तरीके से करा था। डिफरेंशिएशन हमें रेट ऑफ चेंज ही बताता है, तो डी ऑफ डी अपॉन में डी टी, भाई डिस्टेंस में चेंज अपॉन में टाइम में चेंज, किस रेट से, भाई हर यूनिट टाइम कितना डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, तो यानी कि स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है। हेंस स्पीड ऑफ ए पार्टिकल इज ऑलवेज ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, सही ज़्यादा सही लिखिए, तो ऑफ ए मूविंग पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड if particle is at if particle is at rest if particle is at rest, then speed will be 0. It can't be negative, speed can't be negative, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है, स्पीड कांट बी निगेटिव। अब इसका लॉजिक क्या दिया जाता है कि भाई देखो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। जनरली जो अगर तुम पूछोगे तो जनरली जो आंसर मिलता है कि यार डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती तो स्पीड कैसे नेगेटिव हो जाएगी। ठीक बात है, समझ में आ रही है? तुम्हें अच्छा फील हो रहा होगा कि भाई डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती तो स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब अगर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा। तो वेलोसिटी में डिस्कस कर लेंगे, जब मैं वेलोसिटी में डिस्कस करूंगा, वेलोसिटी अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, तुम्हें पता है ना, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है तो स्पीड जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होती है और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो क्या वेलोसिटी पॉजिटिव ही होगी हमेशा। डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, किसी इंस्टेंट पे अगर डिस्टेंस पॉजिटिव है तो क्या वेलोसिटी का पॉजिटिव होना जरूरी है? अगर इसी लॉजिक से कि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है तो स्पीड पॉजिटिव ही होगी, ये तो कोई लॉजिक नहीं बना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी का पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। वो हम वेलोसिटी डिफाइन करेंगे तब अच्छे समझेंगे। तो स्पीड डिस्टेंस के पॉजिटिव नेगेटिव से इसका कोई लेन देन नहीं है, बस पाथ की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है, इसलिए इसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, और वही रेट ऑफ चेंज को हम स्पीड बोल रहे हैं, इसलिए स्पीड पॉजिटिव होती है हमेशा। समझ में आ गई बात? ठीक है। हाँ, शॉर्ट में अगर समझाने के तरीके से बोला जाए कि डिस्टेंस पॉजिटिव ही होती है हमेशा, तो वो बात ठीक है, लेकिन कोई क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है तो उसका रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, ये हमेशा जरूरी नहीं है। बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर किसी को बिल्कुल ही ऐसा बेसिक में समझाना हो, बिल्कुल फिजिक्स में ना जंप की हुए, तो ऊपर से बोल के निकल जाना थोड़ा सा सही रहता है। ठीक है क्या? बट जो कोर कंसेप्ट है कि स्पीड पॉजिटिव क्यों होती है उसका ये है। ठीक है ना। अब हम वापस से आते हैं स्पीड की कोर कंसेप्ट पे। हम स्पीड डिफाइन कर रहे हैं, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बात ठीक है, या फिर रेस्ट में होगा तो जीरो होगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। बट अगर हम बात करें कि जो स्पीड है, और वो स्पीड हमने बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और रेट ऑफ चेंज की जब भी बात करी जाएगी स्पीड पे, अगर हम बात करें कि स्पीड जो हमने बोला वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, क्या करा, स्पीड जो था वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये स्पीड था, यही था ना। स्पीड बात करी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। रेट ऑफ चेंज की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज दो तरीके के होते हैं, अगर हमने डिफरेंशियल बेसिक में तो ढंग से पढ़ा है। रेट ऑफ चेंज दो तरीके के हो सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है? एवरेज रेट ऑफ चेंज वो होता है जो कैलकुलेटेड इन लार्ज इंटरवल्स, और जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है वो कैलकुलेटेड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल। यानी कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो एवरेज वेलोसिटी जो निकाली जाएगी वो तो टोटल डिस्टेंस टोटल कितनी ट्रेवल करी अपॉन में टाइम टोटल कितना लगा, यानी कि सिंपल डी अपॉन में डेल्टा टी, जितना टाइम लगा डिस्टेंस अपॉन में डेल्टा टी, ये एवरेज वेलोसिटी, इस एवरेज स्पीड होती है। क्या होती है ये एवरेज स्पीड होती है। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूंगा मैं, तो छोटी सी डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस स्पीड की अगर बात करूंगा तो छोटे से इंटरवल में जब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होता है, टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, तो उस इंटरवल में अगर तुम
डिस्टेंस डी चले हो, डी ऑफ डी, या फिर बोलो डी ऑफ एक्स, एक्स बोल दो, डी ऑफ एक्स अपॉन में टाइम डी टी, ये होता है तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये डी ऑफ एक्स अपॉन में डी टी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, यही तो होता है। तो जब हमने बेसिक मैथ में पढ़ा भी था तब भी हमने दो टाइप के रेट ऑफ चेंज बताए थे कि भाई किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज दो तरीके का हो सकता है, एक बड़े इंटरवल का रेट ऑफ चेंज। अब हम ये जो रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल रहे हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जरूरी नहीं है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही निकाला जाए, किसी भी क्वांटिटी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, विद रिस्पेक्ट टू आर, कुछ भी किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज निकाला जा सकता है। बट जो स्पीड और वेलोसिटीज होती हैं वो टाइम के, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के टाइम के साथ रेट ऑफ चेंज होती हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना जा रहा है तो डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, बड़े इंटरवल में जब टाइम इंटरवल बड़ा होगा उसमें जो रेट ऑफ चेंज होगा वो तो बड़ा रेट ऑफ, बड़े इंटरवल का रेट ऑफ चेंज तो एवरेज वेलोसिटी स्पीड होती है, और छोटे इंटरवल का रेट ऑफ चेंज इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। समझ में आ गई बात? बेसिक मैथ्स में अगर तुमने पढ़ा होगा तो ये तुम्हें ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट हो पा रहा होगा, बट अगर नहीं भी हो पा रहा तो मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। पार्टिकल मान लो, एवरेज में क्या होगा कि पार्टिकल मान लो यहाँ से चल के यहाँ पे गया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया है, और इसको ये टी इक्वल टू जीरो से चला था और टी इक्वल टू टी पहुँचने में इतना समय लग गया इसको, ठीक है। और ये पाथ की जो लेंथ है, पाथ लेंथ इसने, ये डिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो डी है, तो उसके लिए डिफाइंड हो जाएगा तुम्हारा डी अपॉन में डेल्टा टी, डी अपॉन में टी एवरेज स्पीड हो जाएगी। इसके लिए ऐसा बोला जाता है, बड़े इंटरवल में तुम एवरेज कैलकुलेट करोगे कि भाई तुमने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी है डिवाइड बाई टाइम, ये तुम्हारी एवरेज स्पीड है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का क्या लॉजिक है? इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होगा कि रेट ऑफ चेंज जो बहुत छोटे इंटरवल के लिए है, अगर पार्टिकल मान लो ऐसे चल रहा था किसी भी पाथ पे, मान लो किसी भी कर्व पाथ पे पार्टिकल चल रहा था, किसी इंस्टेंट टी पे हमने देखा कि टाइम टी इक्वल टू टी पे यहाँ पे है पार्टिकल, और वो यहाँ से बहुत छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करके बस यहाँ तक पहुँचा है। समझ में आई बात? बहुत छोटे डिस्टेंस ट्रेवल करी उसने, और इतनी छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टाइम मान लो यहाँ पे पहुँचने में टी प्लस छोटा सा इंटरवल डी टी लगा, टी से टी प्लस डी टी इंटरवल, टी से टी प्लस डी टी टाइम में, यानी कि जो इंटरवल है वो छोटा सा है डी टी। इस इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा, मान लो ये डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करा, क्या डिस्टेंस ट्रेवल करा बेटा? ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा, इस डिस्टेंस को हम बोल, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसको हम बोल देते हैं क्या, डी एक्स बोल देते हैं, ये डिस्टेंस ट्रेवल करा डी एक्स, ठीक है ना। एक्स एक्स एक्सिस वाला नहीं है, हम लेंथ को एक्स ले ले रहे हैं बस, तो वो डी एक्स ट्रेवल करा, तो जो वेलोसिटी एवरेज बनेगी छोटे से इंटरवल की वो डी एक्स अपॉन में डी टी बनेगी। भाई एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड कैसे डिफाइंड है? एवरेज स्पीड डिफाइंड है किसी भी इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी डिवाइड बाई वो टाइम इंटरवल। यही चीज हमने करा, बट हमने छोटा इंटरवल ले लिया, तो डिस्टेंस ट्रेवल इस छोटे से इंटरवल में इतना डिवाइड बाई छोटा सा टाइम इंटरवल डी टी, बाई टी से टी प्लस डी टी जाने में टाइम कितना लगा, डी टी टाइम लगा, तो डी एक्स डिस्टेंस चला और डी टी टाइम में चला, तो डी एक्स बाई डी टी ये तो एवरेज होता है ना, बट ये एवरेज है बहुत छोटे इंटरवल का, ये एवरेज है, एवरेज ऑफ वेरी शॉर्ट इंटरवल, वेरी शॉर्ट इंटरवल। और वो इंटरवल कहाँ पे आया था? टी इक्वल टू टी सेकेंड पे छोटा सा इंटरवल लिया, यानी कि टी इक्वल टू मान लो अगर ये 5 सेकंड होता तो 5 से 5.001 सेकंड का इतना छोटा सा इंटरवल, और हालांकि इससे भी हजारों गुना छोटा इंटरवल, ये तो बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, हजारों गुना छोटा इंटरवल, इस इंटरवल का एवरेज लिखा जाएगा। तुम यहाँ पे 0 से 5 सेकंड का एवरेज लिख रहे हो, यहाँ पे तुम लिखोगे 5 से 5.001 सेकंड का, इस इंटरवल की एवरेज को तुम बोलोगे कि ये कहाँ तक की एवरेज वेलोसिटी, तुम बोलोगे 5 से 5.001 सेकंड की। बोले यार क्या बेवकूफ़ बना रहा है, 5 से 5.001 तो वो लगभग 5 सेकंड ही हो गई, तो बोला हाँ वो तो 5 सेकंड ही है लगभग। तो बोला कि फिर उसको तुम 5 सेकंड का इंस्टेंटेनियस क्यों नहीं बोल देते, क्योंकि इंस्टेंट तो 5 सेकंड वाला ही है ना, लगभग 5 से 5.001 में इंस्टेंट लगभग 5 सेकंड वाला ही है, इसलिए वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। इंस्टेंटेनियस का मतलब टाइम फिक्स नहीं होता है। इंस्टेंटेनियस हेयर, अगर मैं बात करूं हेयर इंस्टेंटेनियस वेरी शॉर्ट इंटरवल, हाँ हेयर इंस्टेंटेनियस डज नॉट मीन ए फिक्स, डज नॉट मीन एग्जैक्ट फिक्स टाइम, एग्जैक्ट फिक्स टाइम, उसने एग्जैक्ट फिक्स टाइम किया नहीं है। इट मीन्स
ए रियली वेरी शॉर्ट interval, it means really very short interval at t to t plus dt, and dt is tending to 0, such that this interval can be called instant of time t। ये इस तरीके से डिफाइंड है कि ये जो dt इंटरवल इतना छोटा है कि इसको t टाइम का इंस्टेंट बोल देंगे लगभग। अदरवाइज तो देखो, अगर टाइम इफ भी फिक्स टाइम होगा क्या, अगर हम टाइम को एक एग्जैक्ट फिक्स कर दें कि मैं बिल्कुल 5 सेकंड पे देखना चाहता हूं, तो एग्जैक्ट टाइम टी फिक्स कर दिया तुमने। टाइम टी फिक्स कर दिया तो यहां तो फोटो दिखेगी तुम्हें, नो मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड। समझ में आई ये बात? अगर तुमने टाइम फिक्स कर दिया, जैसे कैमरा में होता है, तुम मान लो तुम बारात में जा रहे डांस कर रहे थे, तुम्हारे हाथ वाथ जैसे भी थे, किसी ने फोटो खींची, तुम्हारे फोटोग्राफर ने फोटो खींची, अब वो फोटो तुम बाद में देखते हो तो वो फोटो वैसी की वैसी रहती है, और वो उसी इंस्टेंट की थी जिस इंस्टेंट में वो फोटो खींची थी। अब उस इंस्टेंट फोटो में देख के तुम ये बता सकते हो कि अगला मूवमेंट तुम्हारा डांस में, तुम्हारा हाथ मान लो अगर ऊपर था तो वो नीचे आएगा, राइट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, किधर जाएगा, वो फोटो देख के बता सकते हो क्या तुम? नहीं बता सकते। तो फोटो अगर तुमने टाइम फिक्स कर दिया, वो टाइम फिक्स तो फोटो के लिए होता है, और उस फोटो में तुम मूवमेंट को नहीं बता सकते कि पार्टिकल चलेगा कि नहीं चलेगा। समझ में आ गई क्या बात? टू टू ऑब्जर्व मोशन वी नीड वीडियो चाहिए, और वीडियो के लिए हमें क्या चाहिए? टाइम इंटरवल। समझ में आई क्या बात? टाइम इंटरवल होगा तभी उसका मूवमेंट, वीडियो बनेगा, मूवमेंट होगा, और मूवमेंट से ही हमें पता चल पाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है और कितने तेजी से जा रहा है। समझ में आई क्या बात? बट इन फिजिक्स दिस dt interval is so small that we can consider it as instant of t। हम इसको कंसिडर करते हैं एग्जैक्ट, मतलब तुम इसका जो इंग्लिश वाला मीनिंग है ना इंस्टेंट, वो इंग्लिश वाला इंस्टेंट मीनिंग मत समझना इसको कि भाई इंस्टेंट मतलब फिक्स टाइम 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड नहीं, 5 से 5.000001 इतना, या फिर 4.99999 से 5, इतना छोटा सा इंटरवल 5 के आसपास का, उस छोटे से इंटरवल में जो मूवमेंट हो रहा होगा हम उस पर बात करेंगे, और वो इंटरवल 5 सेकंड के ऊपर हुआ है, और वो 5 सेकंड के ऊपर का जो इंटरवल है वो बहुत छोटा है, तो हम उसको लगभग 5 सेकंड का इंस्टेंट ही बोल देंगे, इसलिए इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है। किसी भी चीज में हम जो भी फिजिक्स में जो भी इंस्टेंटेनियस पैरामीटर्स पढ़ेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, या फिर इंस्टेंटेनियस इसमें फोर क्या है, कोई भी चीज वेरिएबल होगी और हम उसको इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे होंगे, तो हम उस जिस भी इंस्टेंट की बात करेंगे 5 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ, तो हम 5 सेकंड में बहुत छोटा सा इंटरवल के अंदर उसकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे होंगे, और क्योंकि वो एवरेज वेलोसिटी उस इंटरवल में इंटरवल बहुत छोटा है, तो हम उसको इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल देंगे। बाकी होता ये भी एवरेज ही है, बट वो छोटे इंटरवल का होता है, इसलिए इसको हम उस जिस टाइम पे हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं उस टाइम का इंस्टेंटेनियस बोल देते हैं। डिफरेंस समझ में आएगा बेटा, है ना? मतलब इन चीज़ों की फीलिंग होना बहुत जरूरी है, वरना तो मतलब चीज़ों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, तो चीज़ों बस तुम करते जाओगे होता जा रहा है, बस मतलब समझ में नहीं आ रहा उसका कि भाई होता जा रहा है, ऐसा होता है ऐसा होता है। अगर तुम्हें ये बेसिक बेसिक छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी ना, तो तुम्हें फील आएगा उसको पढ़ने में और उसको क्वेश्चंस करने में और उसको समझने में। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है? आधे से बच्चे तो जिनके पास डाउट आता भी है वो बस घूमते रह जाते हैं कि इंस्टेंटेनियस का मतलब तो सर फिक्स कर दिया तो चल कैसे रहा है वो। समझ में आई क्या बात? इस इंस्टेंटेनियस मतलब इंग्लिश वाला इंस्टेंटेनियस नहीं, हम फिजिक्स में इस इंस्टेंटेनियस को बहुत छोटे इंटरवल का मान करके और फिर इंस्टेंटेनियस बोल देते हैं। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा थी। अब वापस आ जाते हैं, हम वापस मुद्दे पे आ जाते हैं, स्पीड पे वापस आ जाते हैं। हमने स्पीड डिफाइन करी, इंस्टेंट एवरेज स्पीड हमने डिफाइन कर दी कि बड़े इंटरवल में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और छोटे इंटरवल का जो एवरेज होगा उसको हमने इंस्टेंटेनियस बोल दिया, जिस इंस्टेंट पे वो एवरेज लिया उसका इंस्टेंट बोल दिया, और ये इंस्टेंटेनियस हो गया, और dx बाई dt बन जाएगा उसका, फिर डिस्टेंस का डिफ्रेंशिएशन करके हम वो निकाल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह क्या होंगी। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझना चाहें
तो हम बोलेंगे कि अगर मान लो कोई पार्टिकल की जो डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन वो टी स्क्वायर प्लस 2t के हिसाब से बदल रही है, क्या मैं इसको टी स्क्वायर माइनस 2t ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी एक इंटरवल में कम हो रहा होगा, ये वैल्यू नेगेटिव की तरफ जा रही होगी। समझ में आई क्या बात? तो ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन लेना पड़ेगा हमें टाइम के साथ में टी। हाँ, टाइम के साथ में हमारा टी वैसे भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही है, क्योंकि टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑब्जर्वेशन का हम ले रहे हैं। ऑब्जर्वेशन का हम टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों लेते हैं? क्योंकि जिस इंस्टेंट पे हमने देखना स्टार्ट करा कोई पार्टिकल को, हम उस इंस्टेंट के बाद क्या होगा वो तो हम बता सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट टी लेस देन जीरो वी डिडंट ऑब्जर्व, वी डिडंट ऑब्जर्व, सो वी कांट अज्यूम इट्स मोशन। अगर टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो वो होता है जहां पे हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करी। टी इक्वल टू जीरो से पहले क्या था हमें तो पता ही नहीं है, हमने देखा ही नहीं था उसको। तो ऑब्जर्वर जो अब देखेगा जितने टाइम तक, बस उतने टाइम तक बिलीव करेगा कि ये मोशन ऐसे से, जैसे देखना बंद हुआ उसके बाद क्या हो रहा है वो भी नहीं पता उसको। जितने इंटरवल तक देखेगा उतने इंटरवल की बातें चल रही होंगी। तो अगर हम लिख रहे हैं कोई भी पैरामीटर कोई भी काइनेमेटिक्स का, तो वो टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ही है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए ही उसमें ऑब्जर्वेशन। और टी लेस देन जीरो का मतलब ये होगा कि उस इंटरवल से जहां पे तुमने देखना स्टार्ट करा उससे पहले क्या हुआ था। अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें बता देगा तो ठीक है, नहीं बताएगा तो हम या तो कांस्टेंट मोशन है तो हम उस जैसा अज्यूम कर लेंगे, या फिर उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो टी ग्रेटर देन टी इक्वल टू जीरो जहां पे ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ, टी इक्वल टू जीरो वेयर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स, वेयर ऑब्जर्वेशन स्टार्ट्स। और टी ग्रेटर देन जीरो उसके बाद की ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, उससे पहले का हमें नहीं पता होगा, या तो दे देगा या फिर बोलेगा कि अज्यूम करो कि ऐसा ही मोशन पहले भी हुआ होगा, तो फिर हम करेंगे, अदरवाइज हम टी लेस देन जीरो के बारे में बातें नहीं करेंगे। और टी लेस देन जीरो, टी इक्वल टू जीरो का मतलब घड़ी में जीरो नहीं होता, जिस भी इंस्टेंट पे तुमने देखना स्टार्ट करा, स्टॉप क्लॉक, टी इक्वल टू जीरो स्टॉप क्लॉक का जीरो, जैसे तुमने देखना स्टार्ट करा, तुमने स्टॉप क्लॉक स्टार्ट करी, वो वाला जीरो, उसके बाद में वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा टाइम। ठीक है, तो किसी पार्टिकल की जो डिस्टेंस थी वो किसी पॉइंट से टी स्क्वायर प्लस 2t के हिसाब से चेंज हो रही है और ये बढ़ रही है हमेशा, तो इसको डिस्टेंस लिखा जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t, ये मीटर्स के अंदर है, वेयर टाइम जो रखना है वो सेकंड के अंदर है, देन फाइंड पहला, देन फाइंड पहला तो क्या है कि एवरेज स्पीड फ्रॉम टी इक्वल टू जीरो टू टी इक्वल टू 5 सेकेंड। दूसरा वी इंस्टेंटेनियस एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। अब फिर से वही बात की, ये इंस्टेंटेनियस बोला जा रहा है तो 5 सेकेंड के आसपास के बहुत छोटे इंटरवल को बोला जा रहा है, और वो छोटा इंटरवल इतना छोटा होगा कि हम उसको लगभग 5 सेकेंड का इंस्टेंट ही बोल देंगे। समझ में आ गई क्या बात? इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अगर तुम करना चाहो तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं बताता हूँ तुम्हें किस तरीके से होगा। कि पहली चीज़ कि अगर तुम्हें, हाँ इसको मैं अलग कलर में कर देता हूँ ताकि सही रहेगा। ठीक है, x की वैल्यू तुम्हें दे रखी है टी स्क्वायर प्लस 2t। इसमें t इक्वल टू जीरो पे तुम देखोगे तो x इनिशियल तुम्हारा कहाँ पे है, जीरो पे, और t इक्वल टू 5 सेकेंड पे अगर तुम देखोगे तो x फाइनल कहाँ है तुम्हारा बेटा, इसमें 5 रखो तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5, और ये बन जाएगा 25 प्लस 10, 35 मीटर पे। यानी कि तुम x पे t इक्वल टू जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे थे, और बढ़ते बढ़ते t इक्वल टू 5 सेकेंड पे तुम x इक्वल टू 35 मीटर पे हो, और तुम सीधे ही चले हो। तो ये सीधे चले हो तो कल हमने देखा जब तक सीधे चलते हैं तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही होते हैं, तो हमें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पार्टिकल है वो सीधा चल रहा है, तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगी वो डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, 35 मीटर। और ऐसा होने में इसको कितना सेकंड लगे हैं, 5 सेकंड लगे हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी, एवरेज स्पीड होगी, वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम से कैलकुलेट करी जाएगी। वो डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या बन जाएगा बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम बन जाएगा डिस्टेंस 35 अपॉन में 5, ये क्या बन गया 7 मीटर पर सेकेंड। इस 7 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि देखो तुम इस तरीके से चले तो किसी भी इंस्टेंट पे, पहले इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v वो dx बाई dt होगी, और dx बाई dt करेंगे तो इसका डिफरेंस 2t प्लस 2 बन जाएगा, इतना मीटर पर सेकंड किसी भी इंस्टेंट वेलोसिटी होगी।
और t इक्वल टू 5 सेकंड पे अगर हम देखेंगे तो t इक्वल टू 5 सेकंड पे v जो बनेगा वो 2 इंटू 5 प्लस 2 यानी कि 10 प्लस 2 12 मीटर पर सेकंड बनेगा। इतनी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी इसकी 5 सेकंड पे। इतनी स्पीड से ये चल रहा होगा 5 सेकंड पे। पर इसको ध्यान से सुनो, ये जो एवरेज बना ये तो इंस्टेंट का था, इसको तो छोड़ो, उस इंस्टेंट के छोटे से इंटरवल में इतनी स्पीड हमें दिखेगी। 7 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड निकल के आई 5 सेकंड के इंटरवल में। और अगर मैं डिस्टेंस निकालूं इस एवरेज स्पीड से, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम करूं, स्पीड 7 इंटू टाइम 5 सेकंड, तो 7 5 तो 35 यार। इस एवरेज का मतलब क्या हो? एवरेज का फंक्शन जब हम बेसिक मैथ में निकालना सीखा था कि किसी भी वैल्यू का एवरेज क्या होता है, एवरेज वो होता है कि जो भी वेरिएबल पैरामीटर है उसको कांस्टेंट पैरामीटर से चेंज कर दो और जो इफेक्ट ये दे रहा है सेम इफेक्ट ये कांस्टेंट वैल्यू दे देगी, तो वो वैल्यू उसकी एवरेज वैल्यू बन जाएगी। समझ में आई क्या बात? तो ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चल के गया है, इसमें ये इसकी स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और तेज होता होता यहाँ पे पहुंचा। वो बोला कि तुम तेज होते एक्सेलेरेट होते होते मत पहुंचो, तुम अगर कॉन्स्टेंटली 7 की स्पीड से भी चलते रहोगे ना आराम से, तो भी तुम सेम ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाओगे। बट इसमें इनिशियल स्पीड कम होगी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। जैसा इसका डिफरेंशिएशन है टाइम के साथ में इसकी स्पीड बढ़ रही है। इनिशियली वो 2 मीटर पर सेकंड है और 5 सेकंड पे जा जाते वो 12 हो गई, 2 से बढ़ते बढ़ते 12 हो गई, हर सेकंड 2 से बढ़ रही है। तो उसको बढ़ने के बजाय तुम कॉन्स्टेंटली अगर शुरू से ही 7 मीटर पर सेकंड चलते रहो और सेम स्पीड चलते रहो, तो 5 सेकंड में तुम वहाँ पे पहुँच जाओगे। ये एवरेज का मीनिंग है। समझ में आई क्या बात? किसी भी इंटरवल में तुम उस एवरेज स्पीड से सेम टाइम तक चलोगे तो तुम्हें वेलोसिटी स्पीड बदलने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेंट उसी से चलते रहो। तो इसका मतलब क्या कि अगर कोई पार्टिकल पहले से ही 7 मीटर पर सेकंड चल रहा होता तो क्या उसका एवरेज 7 ही आता? बिल्कुल 7 ही आता, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड में डिस्टेंस आता है स्पीड इनटू टाइम, अपॉन में टाइम, टाइम से टाइम कट जाता है, स्पीड वही एवरेज निकल के आती। समझ में आई क्या बात? क्लियर है ये चीज़ें? ठीक है। तो ये एक हमने बेसिक क्वेश्चन करके देखा कि हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस कैसे निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन वगैरह से। बाकी हम जो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो इस बात पे चल रही थी कि हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालते हैं, तो इसमें डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके हम एवरेज स्पीड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये छोटे से इंटरवल में हम उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात सुनो कि जो पार्टिकल मूव करेगा इंस्टेंटेनियस स्पीड का अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो हम क्वेश्चन लिख के देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड पार्टिकल की, अगर मैं डिस्टेंस अपॉन में टाइम पे क्वेश्चन करना चाहूँ तो मान लो पार्टिकल चल रहा है सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है, सर्कल में मूव कर रहा है और स्पीड v से कर रहा है, और स्पीड v इसकी यूनिफॉर्म है। ठीक है ना, और इसका जो रेडियस है वो r है। ये a पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये b पॉइंट पे जाता है, फिर डायमेट्रिकली अपोजिट c पॉइंट पे जाता है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है इसकी a से b में और दूसरा a टू c में, है ना। कैलकुलेट करके देखो। सबसे पहली बात तो अगर तुम समझदार हो तो अभी हमने ऊपर चर्चा कर दी, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका एवरेज उतना ही रहता है। अगर कांस्टेंट फंक्शन होता है उसका एवरेज उतना ही रहता है, ये तो स्पीड तो कांस्टेंट ही है और उसको डायरेक्शन से वैसे कोई लेन देन नहीं है, डायरेक्शन चेंज होना हो तो क्या ए से बी में और ए से सी में इस कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा तो क्या एवरेज सेम ही निकल के आएगा? तो चेक करके देखेंगे और वेरीफाई कर ले तो हमारा संतुष्टि मिल जाएगी। हमने कर्ड पाथ पे भी चला के देख लिया, अब हम वी एवरेज निकाल रहे हैं, वो होगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सीधी सी बात है। डिस्टेंस पहला बात करें ए से बी में, ए से बी में जब जाएगा पार्टिकल तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ ट्रेवल करेगा ये 90 डिग्री चल रहा है, 90 डिग्री चल रहा होगा तो आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? रेडियस इंटू थीटा होगा कि नहीं होगा? रेडियस इंटू थीटा। तो जो टाइम लगेगा वो टाइम लगेगा आर्क लेंथ अपॉन में स्पीड, यही तो बनेगा। आर्क लेंथ कितना? आर इंटू थीटा अपॉन में स्पीड वी। समझ में आई बात? ठीक है, आर इंटू थीटा अपॉन में स्पीड वी, और थीटा कितना है यहाँ पे π/2, लेकिन वो लास्ट में रख लेंगे। अब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे ना, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस तो कितनी चली आर्क लेंथ यहाँ से यहाँ तक, वो आर इंटू थीटा है, अपॉन में टाइम कितना लगा? आर इंटू थीटा अपॉन में वी। अरे वी तो बन जाएगा सेम ही। तो कल बार बार जब टाइम निकालते समय तुम डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर रहे हो तो वही तो डिस्टेंस ट्रेवल करिए और उसी स्पीड से करिए। तो स्पीड को उधर ले जाओ, टाइम को उधर ले आओ, वही एवरेज ही तो बन गया डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो वही बनेगा। और वो किसी भी इंटरवल में देख लो तुम्हें थीटा तो रखा भी नहीं था, चाहे तुम ए से बी का थीटा रख दो चाहे ए से सी का थीटा रख दो, कुछ भी रख दो, ये तो कर्ड पाथ पे भी सेम ही आ रहा है, चाहे स्ट्रेट लाइन पे चले कर्ड पाथ, अगर स्पीड सेम है तो एवरेज उतना का उतना ही आएगा। एवरेज फॉर वेरिएबल फंक्शन क्या होता है? वेरिएबल का एवरेज फंक्शन क्या होता है?
जो कि ए कांस्टेंट वैल्यू एवरेज वेरिएबल फंक्शन के लिए जो एवरेज वैल्यू क्या होती है, ए कांस्टेंट वैल्यू दैट कैन रिप्लेस द वेरिएबल फंक्शन ऑफ द क्वांटिटी। समझ में आ रही बात? वो उसका एवरेज वैल्यू होता है। खैर, ये हमने डिस्टेंसेस के बारे में चर्चा करी थोड़ी सी, और हमने इसको बिल्कुल अच्छे से समझा है। हालांकि हमने समय दिया है, बट हमारी क्लैरिटी अब बहुत अच्छे लेवल की हो गई है। क्वेश्चन करते समय में बहुत चीज़ें में हेल्प मिलेगी जो कि हम आसानी से कर पाएंगे। तो एवरेज निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इंस्टेंटेनियस, इस तरीके से निकालेंगे। अब हम डिस्टेंस के बाद में थोड़े से डिस्प्ले उसकी स्पीड के बाद में थोड़ी वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, और फिर हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक साथ ही कर लेंगे, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन स्पीड में भी करे जा सकते हैं, वेलोसिटी में भी। तो बार बार दो बार करने कोई सेंस नहीं, पहले दोनों को समझ लेते हैं, फिर एक साथ दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर लिया करेंगे। वेलोसिटी जो है पार्टिकल की, वो वेलोसिटी अगर हम डिफाइन करें तो वेलोसिटी को डिफाइन करा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, उसका रेट ऑफ चेंज भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? कोई पार्टिकल एक जगह से चल करके किसी भी पाथ के थ्रू गया हो, वो फाइनली जिस पॉइंट पे पहुंचा है, इनिशियल से फाइनल तक का वो जो एरो बनता है, वो तुम्हें बताता है कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। और यहाँ से T=T1 से लेकर के T=T2 तक पहुंचा, तो टाइम इंटरवल डेल्टा टी, T2 - T1। भाई किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे T1 पे था और वो चलते चलते यहाँ पहुंचा तो T2 पे पहुंचा, ये इसका टाइम इंटरवल डेल्टा टू। तो एवरेज जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज, फिर से वही बात है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पहले तो हमने समझा डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और रेट ऑफ चेंज फिर से वही बात है, दो टाइप का हो सकता था। रेट ऑफ चेंज दो टाइप का हो सकता था, उसी के बेसिस पे वेलोसिटी भी दो टाइप की होगी। एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर हम बात करें, एक तो एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमें पता है लार्ज इंटरवल के लिए, और ये होता है वेरी शॉर्ट इंटरवल के लिए। किसी इंस्टेंट के लिए नहीं होता, उस इंस्टेंट के छोटे से इंटरवल के लिए होता है। तो जो एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करी जाती है वो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, इससे करी जाती है। और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करी जाएगी, अब तो तुम समझ चुके होगे कि छोटे से इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में छोटा सा टाइम, छोटे से इंटरवल का एवरेज को उस इंस्टेंट का, जिस इंस्टेंट पे वो इंटरवल लिया गया है, उस इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस बोल दिया जाता है। या फिर डिस्प्लेसमेंट को आर से लिखें तो वो R/T डेल्टा टी, या फिर dr/dt ऐसे भी लिखा जा सकता है। डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी से लिखो या आर से लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ध्यान से समझें कि बड़े इंटरवल की बात करें, अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पे गया है, मान लो कोई पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पे चला गया, ठीक है ना, इस पाथ के थ्रू चलते हुए, तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये इसका टाइम इंटरवल, और ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये एवरेज वेलोसिटी डिफाइन होगी। लेकिन अगर सेम पाथ पे कोई पार्टिकल चल के गया है मान लो, तो किसी इंस्टेंट पे जब यहाँ पे था वो टाइम टी पे, और वहाँ से यहाँ चला वो डी टी टाइम में, ये T+dt टाइम हो गया उसका, T+dt टाइम, तो इंटरवल dt टाइम का था। इसमें ध्यान से सुनो, ये पॉइंट इतने पास पास होते हैं कि dt इंटरवल इतना छोटा होता है कि वो बहुत नेग्लिजिबल सा होता है किसी टाइम के करस्पॉन्डिंग। तो अगर ये 5 सेकंड मान लो, तो ये 5.0000001 सेकंड है, इतने में कितना ही चलेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट से खिसक के दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा। यही तो होगा, पार्टिकल अपना ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट से खिसक के दूसरे पॉइंट पे आ जाएगा, और दूसरे पॉइंट पे आएगा तो ये वाले डिस्टेंस अगर बात करूँ, ये वाली चीज़ में अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूँ छोटा सा, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट
छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, या फिर इसको मैं dx बोल दूं, लेंथ, वो सेम ही तो है। इस छोटे से इंटरवल में अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वो सीधा ही तो है। एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो वही तो डिस्टेंस होगी, और उसका डिस्टेंस और वही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस के बराबर है। तो छोटे से इंटरवल में जब तुम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर रहे हो, तो इसमें हमने एक बात और देखी कि छोटे से इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वही डिस्टेंस है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस। लेकिन ये कब के लिए? शॉर्ट इंटरवल में। शॉर्ट इंटरवल में होगा ऐसा, बड़े इंटरवल में ऐसा हो जरूरी नहीं है। भाई डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर कैसे हो सकता है? बड़े अगर घूम रहा है तो सीधे चल रहा है तब की बात अलग है, लेकिन छोटे से इंटरवल में तो वो लगभग सीधा ही चलेगा, कितने ही मुड़े हुए पाथ पे चल रहे। बिल्कुल छोटे इंटरवल की बात करूंगा तो दो आगे आमने सामने वाले पॉइंट होंगे, उनको ज्वाइन करूंगा तो सीधी लाइन ही बनेगी छोटी सी। उस लाइन में डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो लगा बराबर ही होगा। तो उस केस में जो मैं एवरेज स्पीड लिखूं, चाहे एवरेज वेलोसिटी लिखूं, एवरेज वेलोसिटी यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी इन वेरी शॉर्ट इंटरवल, वेरी शॉर्ट इंटरवल डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है और जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा। अगर मैं इनको टाइम से डिवाइड कर दूं, भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम डिस्प्लेसमेंट में लगा उतना ही डिस्टेंस में लगा, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डी ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई डी टी का मैग्नीट्यूड है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा। समझ में आई क्या बात? ये तो तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो किसी भी मोशन के अंदर अगर मैं इंस्टेंटेनियस बात करूंगा बहुत छोटे इंटरवल में, तो बहुत छोटे इंटरवल में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर ही होती हैं। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, सॉरी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड वो बराबर ही होती है। लेकिन एवरेज की बात करूंगा तो एवरेज देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम तो सेम ही लगा, लेकिन डिस्टेंस अलग होगी, डिस्प्लेसमेंट अलग होगी, तो वो अलग अलग होंगे। समझ में आ गई क्या बात? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होते हैं ऑलवेज, लेकिन मैग्नीट्यूड में। किसमें? मैग्नीट्यूड में, क्योंकि वेलोसिटी के पास तो डायरेक्शन भी होगी लेकिन स्पीड के पास नहीं होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखूंगा तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर ही होगी। ठीक है ना? ठीक है। अब बड़े इंटरवल में बात करूंगी, क्या बड़े इंटरवल में इक्वल हो सकते हैं? इन लार्ज इंटरवल, लार्ज इंटरवल, लार्ज इंटरवल के मोशन में अगर मैं देखूंगा तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, कल ही पढ़ा था हमने, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विदाउट टर्निंग, तो इस केस में यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होता है। लेकिन अगर पार्टिकल टर्न करता है, पार्टिकल टर्न करता, मान लो चलते चलते सिर्फ इतना सा ही टर्न करा ना, थोड़ा सा ही टर्न कर गया मान लो, और फिर भी कर गया, तो भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो ये होगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, और ये पाथ लेंथ है डी। समझ में आई क्या बात? तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा डिस्टेंस से। अगर पार्टिकल टर्न करे, चाहे यू टर्न ले, चाहे कैसे भी घूमे, अगर घूम गया, चाहे वो घूम करके भी आ रहा है, अगर ये सीधा जा रहा था और घूम करके वो फिर इधर आने लग गया, इस सिनेरियो में भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसका मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा डिस्टेंस से, क्योंकि पार्टिकल घूम के इतना डिस्टेंस तो इतना चला लेकिन डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ। तो पार्टिकल घूम गया, चाहे लेफ्ट राइट घूमे, चाहे यू टर्न ले, कैसे भी घूमे, एक बार घूम गया, अगर उसने डायरेक्शन बदल दी वेलोसिटी की, तो फिर पक्का है कि डिस्प्लेसमेंट छोटा ही आएगा डिस्टेंस से। और अगर वो सीधा चल रहा है एक ही लाइन में बिना मुड़े, स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, तब जाकर के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं किसी भी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा, या फिर हम बोलो कि डिस्टेंस जो होगा किसी भी इंटरवल में, डिस्टेंस स्मॉल डी से लिख लेते हैं ताकि वो एनालॉजी बने, डिस्टेंस जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी, और डिस्टेंस अपॉन में टाइम वो ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन में टाइम, ये बनेगा।
और डिस्टेंस अपॉन में टाइम तो एवरेज स्पीड होती है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन में टाइम। समझ में आ गई क्या बात? ये हम बोल सकते हैं कि ये एवरेज स्पीड है। ये क्या है बेटा? ये एवरेज स्पीड की बात चल रही थी। ये एवरेज स्पीड है क्योंकि सिंबल वी है ना दोनों के, इसलिए। और ये एवरेज वेलोसिटी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी है। क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। समझ में आ गई बात? एवरेज वेलोसिटी ऐसे लिख देता हूँ, एवरेज वेलोसिटी। तो किसी भी इंटरवल में देखोगे तुम तो एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा या फिर इक्वल होगी एवरेज वेलोसिटी के। अगर सीधा चल रहा है पार्टिकल तो वो हमेशा इक्वल होंगे। वी एवरेज और वी स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर होगी एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के, ओनली व्हेन पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग। समझ में आई क्या बात? बिना घूमे अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तब जाकर के एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड बराबर होगी, अदरवाइज एवरेज स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? ये इसके बारे में बात होगी। और इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हो गई वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगी किसी भी पाथ पे। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में थोड़ी चर्चा थी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, मान लो किसी भी पाथ पे कोई पार्टिकल चल रहा है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बारे में आपस में क्या कोई हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि एवरेज बड़े इंटरवल का, इंस्टेंटेनियस छोटे से, मतलब कि बहुत छोटे इंटरवल की, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, कोई पार्टिकल है वो ऐसे चलता हुआ जा रहा है, या फिर मान लो कोई पार्टिकल है वो ऐसे चल रहा है और ऐसे मूव कर रहा है, या फिर कुछ भी मान लो यार तुम, कोई पार्टिकल का मोशन मान लो, ऐसे मान लो, ऐसे चलता हुआ गया, समझ में आई बात? और ऐसे चलता हुआ जा रहा है, इस पॉइंट से चला वो, और वो इधर की तरफ आया, फिर इधर गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, और ये पार्टिकल चलता चलता इधर की तरफ ऐसे चला गया। ठीक है, इधर की तरफ ऐसे चला गया। अब इस टाइप के मोशन में बिल्कुल रैंडम मोशन माना हमने, मतलब जो बिल्कुल रैंडम हो सकता है वो, ये इनिशियल पॉइंट था, बस ये ध्यान रखना, ये इनिशियल पॉइंट था। अब वो पार्टिकल चलता हुआ जाएगा, देखो पार्टिकल चलता हुआ जाएगा, ध्यान से देखो, अगर वो यहाँ पे है तो ये डिस्प्लेसमेंट है, और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये जो एरो दिखा रहे हैं वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन, टेंजेंट की डायरेक्शन में तो है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, और एवरेज वेलोसिटी हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। तो एवरेज वेलोसिटी, अगर मैं इनके डायरेक्शन की बात करूँ तो एवरेज वेलोसिटी पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट होगी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट होगी, किसी भी पाथ के टेंजेंट के अलोंग होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसे होगी। इस इंस्टेंट पे देखूंगा कि मैं जब यहाँ पे पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये है, पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी तो ये है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये है। समझ में आ गई क्या बात? दूसरी बात, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट ये है तो एवरेज वेलोसिटी भी इस तरफ होगी, और इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी इस तरफ है। बाकी जो पॉइंट है उन पे अगर मैं देखूंगा एवरेज वेलोसिटी इधर की तरफ और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर की तरफ। मैं कोई 3 पॉइंट चूज कर लेता हूँ, एक ये पॉइंट है ए, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे उनको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ कि जिन पर टेंजेंट बनाई जा सके इनिशियल पोजीशन से जिन पर टेंजेंट ड्रॉ करी जा सके, तो उनमें कुछ इस खास बात होती है। ठीक है ना, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये अलग कलर में बना लेता हूँ वरना कंफ्यूज रहोगे कि वो एक ही स्ट्रेट लाइन, ये अलग अलग है। ठीक है, ए पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पहुँचोगे तुम, अगर यहाँ से अगर तुम यहाँ पहुँचे तो इस डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, ये डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल इस पॉइंट पे पहुँचे हो तो तुम्हारी इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूंगा तो एवरेज वेलोसिटी तो इस डायरेक्शन में होगी, वी एवरेज इस डायरेक्शन में होगी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में होती है बेटा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन है इसकी। अब दूसरी अगर बात करूँ, इस पॉइंट
बी की बात करता हूँ, इस पॉइंट बी की बात करता हूँ। इस बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुम्हारी इस डायरेक्शन में है, वी इंस्टेंटेनियस, लेकिन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट देखो, ए से बी तक ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ होगी। हम बोलेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी यहाँ पे वो इस तरफ होगी। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या है? एंटी पैरेलल है। क्या ऐसा हो सकता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एंटी पैरेलल हो? तो बिल्कुल हो सकता है। पाथ के मोशन में पाथ के किसी ऐसे पॉइंट जहाँ पे एवरेज वेलोसिटी जो बनेगी वो इंस्टेंटेनियस की वेलोसिटी अपोजिट हो, तो इंस्टेंटेनियस पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट से अगर तुम उस पॉइंट पे अगर तुम पाथ जो हो उस पर टेंजेंट बनाओगे, तो वो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में उसकी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में उसी टाइम डायरेक्शन में तो एवरेज वेलोसिटी होगी। और इंस्टेंटेनियस होती है डीएक्स बाई, किसी छोटे से इंटरवल, इस छोटे इंटरवल कितना चला, इधर चला, तो इस डायरेक्शन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ में आ गई क्या बात? तो अलोंग टेंजेंट होती है। सी पॉइंट एक ऐसा खास पॉइंट है, सी पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो सी पॉइंट पे पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली चलता हुआ आया और वो जा भी इधर ही रहा है, इस इंस्टेंट पे जा भी इधर ही रहा है, और ओरिजिनल इनिशियल पॉइंट से उसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। समझ में आ गई क्या बात? इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है उसकी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है उसकी, वी इंस्टेंटेनियस, आई एन एस टी, आई एन टी लिख देते हैं, वी इंस्टेंटेनियस, और जो एवरेज वेलोसिटी है, समझ में आएगी बात, वी एवरेज, दोनों ये के डायरेक्शन में है, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट भी यही है और टेंजेंट भी यही है, इसी डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों पैरेलल हैं। अगर मैं बोलूँ कि इन इन मोशन ऑफ ए पार्टिकल, इन मोशन ऑफ ए पार्टिकल कैन वी इंस्टेंटेनियस बी पैरेलल टू, क्वेश्चन ढंग का ही बना लेते हैं इसको, है ना, ढंग का क्वेश्चन बना लेते हैं। when particle moves when particle moves when particle moves in space, स्पेस में कहीं भी मूव कर रहा है रैंडम पाथ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉसिबल। पहला ऑप्शन, वी एवरेज, किसी भी इंस्टेंट, किसी भी इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी किसी इंस्टेंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर हो और सेम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि अगर मैं 0 से t की बात करूं, कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी एवरेज है और इस पॉइंट पे वेलोसिटी इंटरवल है, क्या वो इक्वल, छोड़ दो इक्वल की बात नहीं, इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, डिपेंड करेगा। एवरेज वेलोसिटी इन एन इंटरवल, वेलोसिटी इन इंटरवल इज इक्वल टू v instantaneous at the end of the interval। कोई एक इंटरवल लिया तुमने 0 से टाइम t का, 0 से टाइम इस t का, इस इंटरवल के एंड में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और जो इस पूरे इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी है, क्या वो पैरेलल हो सकती है? तो बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक आने में इस इंटरवल में, टोटल एवरेज वेलोसिटी और इस इंटरवल के एंड में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो पैरेलल हो सकती है क्या? वो बिल्कुल हो सकती है। समझ में आई क्या बात? ये जो ऊपर क्वेश्चन करा उसके ऊपर बेस्ड है, जो ऊपर सिचुएशन समझी उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। बी ऑप्शन अगर तुमसे पूछा जाए, अगर ये क्वेश्चन तुम पूछोगे किसी से, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज रहेंगे इसमें कि ये ऐसा कैसे हो रहा है। बी ऑप्शन, वी एवरेज इन इंटरवल इज इक्वल, नहीं इक्वल होना समझो, इज पैरेलल टू, इक्वल भी हो ही सकता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एवरेज के बराबर हो ही जाए, उसमें मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, डायरेक्शन तो वैसे बराबर हो ही सकती है और मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो इक्वल भी हो सकता है। कोई वो ऑप्शन गलत नहीं था, हो सकता है, इसमें बोला कि क्या हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पाथ तो ऐसा बोला ही नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चल रहा है या फिर कैसे चल रहा है, वो तो बताया नहीं, तो किसी भी मोशन में, रैंडम मोशन में ऐसा हो सकता है। और वी एवरेज इन एन इंटरवल इज एंटी पैरेलल टू वी इंस्टेंटेनियस एट द एंड ऑफ द इंस्टेंट इंटरवल के एंड में जो पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस उसके अपोजिट एवरेज वेलोसिटी, ये हो ही सकता है, यहाँ पे ये पॉसिबल है ही। तीसरा, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन बोल रखा है कि वी एवरेज इन एनी इंटरवल, वी एवरेज
इन एन इंटरवल इज परपेंडिकुलर टू वी इंस्टेंटेनियस। क्या ऐसा हो सकता है परपेंडिकुलर हो? तो भाई कोई ऐसा इंस्टेंट हो सकता है भाई, किसी भी इंस्टेंट पे टेंजेंट, यहाँ से देखो, किसी भी इंस्टेंट पे देखो जो टेंजेंशियल के जो जो अपने पाथ के टेंजेंट के परपेंडिकुलर आ जाए, ये इंस्टेंट ही देख लो ना, यहाँ पे वेलोसिटी लगभग इस तरफ होगी और ये जो पार्टिकल होगा वो इस तरफ आके ऐसे हिट करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इतना है तो एवरेज वेलोसिटी इतना और इंस्टेंटेनियस इतना 90 डिग्री। यहाँ पे एक्यूट एंगल बन रहा है, कहीं पे हो सकता है ऑब्टूज एंगल बन रहा हो। समझ में आ गई क्या बात? तो एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्टूज, जैसा मर्जी हो भाई, अपोजिट भी तो है ना, ऑब्टूज एंगल बनेगा। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो एवरेज वेलोसिटी इधर और इंस्टेंटेनियस इधर, तो ऑब्टूज एंगल भी बन सकता है। तो डिपेंड करेगा एवरेज वेलोसिटी और उस इंटरवल के एंड में जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो किसी भी एंगल पे हो सकते हैं। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। तो तुम्हें पता ही है फिर आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन हो सकता है। ठीक है ना, सी अबव, इसका सॉल्यूशन के लिए सी अबव डायग्राम। परपेंडिकुलर के लिए देखूं तो मान लो अगर मैं अलग से ड्रॉ करके देखूं तो ये पार्टिकल यहाँ से चल के अगर मान लो यहाँ आया तो ऐसे चल रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट पे जो टेंजेंट, यहाँ से देखूंगा, इस इंस्टेंट पे अगर मैं देखूंगा तो जो वेलोसिटी होगी, ऐसे समझ लो, यहाँ पे देख लो कि ये तो एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में इस तरफ होगी, वी इंस्टेंटेनियस, और ये 90 डिग्री पे है। तो हो सकता है किसी भी इंस्टेंट में, किसी ना किसी इंस्टेंट में ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये मतलब बहुत बारीक बारीक बातें हैं, लेकिन बहुत डिटेल वाली बातें हैं जो तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस थी और ये मतलब मैं बता रहा हूँ तुम्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई है तुम्हें, बहुत मोर देन सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिल गई है एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी को जज करने के लिए, उसको सीखने के लिए। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं यार, है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम 2-4 क्वेश्चन करते हैं जिनसे हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी और जो हमने पढ़ा है उसके ऊपर एप्लीकेशन हम कर पाएँ। हम बोल रहे हैं कि एक पार्टिकल है वो सर्कल में मूव कर रहा है, बेसिक क्वेश्चन, पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और स्पीड कांस्टेंट है, ये ए है इस इंस्टेंट पे, और ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रहा है स्पीड है, ये कांस्टेंट है स्पीड। ठीक है, और सर्कल में मूव कर रहा है इस तरीके से। बोला है कि जब वो पार्टिकल ए पॉइंट से बी पे जाता है और ए पॉइंट से सी पे जाता है, फाइंड फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी and average speed of particle when it moves, distance, displacement, average velocity, ये सब बताना है। when it moves, पहला from A to B, दूसरा B पार्ट from A to C। ठीक है, ए से बी में गया पार्टिकल, घूम के यहाँ से यहाँ तक गया, तो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सब बताने हैं, हमें सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें करके बताता हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम खुद करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं उठा लेता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता हुआ गया है, ठीक है, अगर पार्टिकल सर्कल में घूमता हुआ गया है, तो अगर वो कहाँ पे पहुँचा है, वो बी पे पहुँचा है, मान लो बी पे पहुँचा है। ठीक है, तो सेंटर देख लेते हैं, सेंटर यहाँ पे है, वो इनिशियली ए से चल करके कहाँ पे पहुँच गया, बी पे पहुँच गया। सबसे पहली बात तो कितना घूम गया, 90 डिग्री घूम गया। तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस यहाँ से चलता हुआ गया, तो पहला पार्ट सोल्व कर रहे हैं, ए टू बी वाला डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करा होगा, लेंथ एल मान लेते हैं, आर्क लेंथ रेडियस इंटू थीटा बन जाएगी। तो अगर इसकी रेडियस तो गिवन होनी चाहिए, मान लो इसकी रेडियस आर गिवन है। ठीक है, तो रेडियस इंटू एंगल कितना, π/2, इतना आर्क लेंथ बनेगा ये, और इतनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी। दूसरा डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे, डिस्प्लेसमेंट ए से बी का, तो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो ये बनेगा, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर हम बात करें तो ये आर और ये हाइपोटेनस √2r, डिस्प्लेसमेंट बेटा सीधे बता सकता हूँ √2r बनेगा। टाइम जितना लगेगा वो टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से निकाल सकता हूँ, क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है तो डिस्टेंस बाई स्पीड से टाइम निकाला जा सकता है। डिस्टेंस जो चलेगा वो r इंटू थीटा चलेगा और स्पीड v से चलेगा। r इंटू थीटा कितना है,
पाई बाई टू अपॉन में स्पीड कितना, स्पीड v है, तो जो टाइम लगेगा इस पार्टिकल को वहाँ तक पहुँचने में पाई आर अपॉन में 2v, इतना टाइम लगेगा। तो अगर मैं इंस्टेंट एवरेज स्पीड पूछूं, एवरेज स्पीड अगर इस इंटरवल में पूछूं, तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड थी, देखो स्पीड सेम ही आनी थी, तो वैसे भी देख सकते हो डिस्टेंस अगर तुम देखोगे तो r इंटू पाई बाई टू अपॉन में टाइम कितना लग जाएगा, r इंटू पाई अपॉन में 2v, r बाई इंटू से वो सब कट जाएगा, v बच जाएगा। तो एवरेज स्पीड हमें किस इंटरवल में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो वो सेम ही आएगी एवरेज भी। एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि पार्टिकल देखो घूमा है, पार्टिकल घूमा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा, तो एवरेज वेलोसिटी छोटी होनी चाहिए। कैलकुलेट करके देखो, एवरेज वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट है √2r, और जो टाइम लगा वो पाई आर अपॉन में v लगा, तो r से देखो r कट जाएगा, ये बन जाएगा √2v अपॉन में पाई, पाई होता है 3.14, √2 होता है 1.414, तो देखो ये एक से छोटा आ जाएगा आंसर। समझ में आ गई क्या बात, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक की बेटा, ए से बी तक की। लेकिन अगर हम ए से सी में कैलकुलेट करें, हमसे पूछा जाए बी पार्ट ए से सी में, हम बी पार्ट कैलकुलेट करेंगे ए टू सी। अगर ए से सी में हम बात करेंगे तो ए से सी में जाने के लिए यहाँ से यहाँ तक गए सीधा, ये डायमेट्रिकली अपोजिट, ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा सीधा। डिस्टेंस की अगर हम बात करें, डिस्टेंस कितना चला, तो डिस्टेंस वो चलेगा इतना, आधा सर्कल, पाई इंटू आर, 2 पाई आर का आधा पाई इंटू आर। डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड, तो वो कितना आ जाएगा √2r, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो सीधा 2r आएगा। ए से सी तक अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ से r प्लस आर, ये डायमीटर के बराबर 2r डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। टाइम अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो टाइम तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से निकाला जा सकता है, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। डिस्टेंस पाई आर अपॉन में स्पीड v, पाई आर अपॉन में इतना टाइम लगेगा, तो एवरेज स्पीड तो उतनी ही रहेगी, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एवरेज स्पीड तो v ही रहेगी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड जो बन जाएगा वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा बेटा वो कितना बन रहा है, पाई आर सॉरी 2r अपॉन में टाइम कितना लग रहा है, पाई आर अपॉन में v, तो देखो r से r कट गया और ये बन जाएगा 2v अपॉन में पाई। समझ में आ गई क्या बात, 2v अपॉन में पाई, ये इसके आंसर आ गए। क्लियर है, क्या आ गए आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी पार्टिकल के मोशन में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वो सब बता सकते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्टेंस सब बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पे बेस्ड एक आसान सा क्वेश्चन था, इसको देख लो, समझ लो आसान से, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, वो क्वेश्चन करने की तुम कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख के देता हूँ तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, एक पार्टिकल है जो इस ट्रायंगल के लॉन्ग मूव कर रहा है, जब वो पॉइंट ए पे है, जब वो पॉइंट ए पे है तो उसकी वेलोसिटी है इस तरफ, स्पीड v। जब वो पॉइंट बी पे है तो उसकी स्पीड हो गई इधर की तरफ v, और जब वो सी पे पहुंचा तो उसकी स्पीड हो गई इधर की तरफ v। और ये एल लेंथ का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे घूम रहा है इसके ऊपर। तुमसे पूछा गया है कि फिर सेम वही सवाल, फाइंड एवरेज, फाइंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सॉरी एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस तो वो सेम ही है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एंड इस बार एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर कैलकुलेट करना, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटर इन व्हेन मूविंग, पहला पार्ट ए टू बी, और बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है बी टू सी। ध्यान से इस क्वेश्चन समझ लो, है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राइंगल के ऊपर 3 पार्टिकल चल रहे हैं, और बोला कि जब वो ए पॉइंट पे पहुंचता है तो स्पीड ए बी के अलॉन्ग हो जाती है, बी पे पहुंचता है तो बी सी के अलॉन्ग हो गई, और सी पॉइंट पे पहुंचते वो सी ए के अलॉन्ग हो गई है। तो इस सिनेरियो में अगर वो ए से बी पे गया है तो ए पे पहले तो बी के अलॉन्ग थी, फिर बी पे पहुंचते वो सी के अलॉन्ग हो गई, तो इसमें वेलोसिटी में चेंज कितना आया है ना, स्पीड में चेंज कितना आया है, एवरेज स्पीड क्या है, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस, ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है।
अब ध्यान से सुनो, एक एक करके करते हैं। तुम चाहे तो वीडियो पॉज करके पहले अपने आंसर निकाल सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन स्पीड सब बताना है हमें, है ना। बाकी मैं तुम्हें सोल्व करके दिखाता हूँ और फिर हम इसके और भी क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसको ढंग ढंग से समझते हैं कि जो सिनेरियो बन रहा है उस सिनेरियो के अंदर, इस सिनेरियो में इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब मैं ए से बी गया, पहला पार्ट जब मैं ए टू बी गया तो पहले मेरी वेलोसिटी इस तरफ थी v इनिशियल, और फाइनली जब बी की तरफ गया तो मेरी वेलोसिटी इधर की तरफ होगी v फाइनल। लेकिन मज़े की बात है कि इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम ही है, जो कि v के बराबर है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन स्पीड अगर पूछा जाए, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड तो जीरो, ये स्पीड चेंज नहीं हुई। चेंज इन वेलोसिटी के लिए, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए मैं डेल्टा वी का चेंज निकालूंगा, यानी कि वी फाइनल वेक्टर माइनस वी इनिशियल वेक्टर का डिफरेंस। वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच में अगर मैं एंगल देखूंगा तो वी फाइनल और वी इनिशियल के बीच में अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूं, ये वाला जो एंगल बनेगा वो वही तो एंगल बनेगा जो कि 120 डिग्री बनेगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। 60-60 के सारे एंगल हैं, ये सारे एंगल 60-60 डिग्री के हैं। और इसमें अगर मैं बाहर का एंगल देखूंगा तो ये 120 डिग्री का बनेगा। और अगर मैं वी इनिशियल को आगे शिफ्ट करूंगा तो टेल टू टेल कनेक्ट करने पर यही तो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा। तो दो वेक्टर वी इनिशियल और वी फाइनल जो सेम मैग्नीट्यूड के, उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। एंगल 120 डिग्री है तो क्या बन जाएगा, 2v साइन थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ मैं। और इस समय जो एंगल बनेगा वी इनिशियल और वी फाइनल का वो बन जाएगा 120, तो 2v साइन 120 डिग्री बटे 2। और साइन 120 डिग्री क्या होता है, 120/2 क्या होगा, 60, साइन 60 क्या होगा, √3/2, और ये बन जाएगा √3v। इतना चेंज इन वेलोसिटी आया है। दूसरा, इसको बिल्कुल बेसिक वेक्टर से समझने की कोशिश करें कि ये हुआ क्या है। तो वी इनिशियल तो ये था और वी फाइनल ये था। हमें निकालना था डेल्टा वी वेक्टर, यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यानी कि वी फाइनल तो ऐसे कैसे, और माइनस वी इनिशियल हो गया तुम्हारा इस तरीके से, माइनस का सॉरी, वी फाइनल तो ऐसे कैसे, और माइनस वी इनिशियल इधर क्या तरफ आ गया, माइनस वी इनिशियल। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना था, इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकालना है, डेल्टा वी बन जाएगा भाई। वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा वो डेल्टा वी बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट डेल्टा वी बनेगा। और ये दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और 60 डिग्री पे हैं, तो 60 डिग्री पे इक्वल मैग्नीट्यूड के 2a कोस थीटा भी, ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा वी जो वेक्टर बनेगा इस बार 2v कोस थीटा बाई 2 से बनेगा, लेकिन इस बार 2v कोस 60 डिग्री बाई 2 है। तो कोस में 30 डिग्री √3/2 होता है, √3 भी बन जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हो, समझ में आई क्या बात है। तुम इस तरीके से भी कर सकते हो इसको, ये मेथड 2 के नाम से लिख लो इसको तो ज़्यादा सही रहेगा। ये मेथड 2 से कर लिया हमने चेंज इन वेलोसिटी, ये मेथड 1 से निकाल लिया था चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है क्या, हमने ड्रॉ करके देख लिया, इन दोनों का रिजल्टेंट बना, 60 डिग्री पे थे, दोनों का रिजल्टेंट √3 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड के थे। ये चेंज इन वेलोसिटी आ गया, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात करें, आसान है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस भी एल के बराबर है, डिस्प्लेसमेंट भी एल के बराबर है। टाइम कितना लगेगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन में स्पीड से निकाला जा सकता है, एल अपॉन में वी, इतना टाइम लगेगा। तो अगर मैं बात करूं कि एवरेज स्पीड अगर बात करूं, एवरेज स्पीड तो वही रहेगी क्योंकि कांस्टेंट है, डिस्टेंस अपॉन टाइम वही आएगा। और एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एल अपॉन में टाइम, एल अपॉन में वी, तो वही वी बन रहा है। क्यों, क्योंकि देखो जब ए से बी गया था ना, वो ए से बी गया तो डिस्टेंस उतना ही, सेम डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में चला, जितना डिस्टेंस उतना ही डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम थे, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी सेम आ गई। समझ में आ गई क्या बात। लेकिन दूसरा पार्ट जो है इसका, दूसरा पार्ट ए टू सी में अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा, ए से सी में चीज़ें बदल जाएंगी, ए से सी में चीज़ें बदल जाएंगी। ए से सी में अगर ध्यान से देखोगे तो मैं अगर डिस्टेंस की बात करूँगी, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, पहले चेंज इन वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट कर ले, तो बाकी सब बाद में। चेंज इन स्पीड 0, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि सेम स्पीड से दौड़ रहा बोल रखा है। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, तो देखो सबसे पहले ए पॉइंट पे था तो वेलोसिटी इधर की तरफ थी, जब सी पॉइंट पे आया तो वेलोसिटी इस तरफ हुई, ऐसे इस तरफ, ये वी फाइनल हो गई। पहले इस तरफ थी वेलोसिटी, अब इस तरफ है, और ये वाला एंगल इन दोनों के बीच में कितना है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। हमें निकालना है डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, यानी कि वी फाइनल माइनस वी इनिशियल का
मैग्नीट्यूड, वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल तो ऐसे कैसे, समझ में आई क्या बात, वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल ऐसे आ जाएगा, माइनस वी इनिशियल ऐसे आ जाएगा। इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। इस बार फिर से डेल्टा वी इस तरफ आ रहा है, इस बार डेल्टा वी इस तरफ आ रहा है और एंगल फिर से 60 डिग्री है। वापस से डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड जो बनेगा वो 2v साइन 60 डिग्री, सॉरी कोस 60 डिग्री बाई 2 बन जाएगा, कोस 60 डिग्री बाई 2। क्यों, क्योंकि वी फाइनल इधर की तरफ था और माइनस वी इनिशियल इधर की तरफ हुआ, तो मैंने इसको आगे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर लिया ताकि मैं टेल से टेल कनेक्ट कर सकूँ, तो उनका पैरेललोग्राम से इनका रिजल्टेंट निकाल सकूँ। समझ में आई क्या बात। तो डेल्टा वी बन जाएगा, दो इक्वल वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स हैं, वी फाइनल और माइनस वी इनिशियल, जिनका स्पीड वी वी मैग्नीट्यूड वी है, और उनका रिजल्टेंट जो बनेगा 2v साइन थीटा बाई 2 यानी कि √3v बन जाएगा। इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स का रिजल्टेंट 60 डिग्री पे √3 टाइम्स हो जाता है, √3v। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, सॉरी हाँ, चेंज इन वेलोसिटी आ गई। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँगा, डिस्टेंस कितना चला पार्टिकल, पार्टिकल डिस्टेंस कितना चला, डिस्टेंस चला वो l + l 2l, तो टाइम कितना लग गया 2l अपॉन में v। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ चल के पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ इतना ही है ना, डिस्प्लेसमेंट AC के बराबर ही है, डिस्प्लेसमेंट है AC के बराबर जो कि l है। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूँगा, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट है कितना बेटा l और टाइम कितना लगा है 2l अपॉन में v, तो एवरेज वेलोसिटी कितना बनेगा बेटा यहाँ पे v/2, कितना बन जाएगा v/2। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस बार एवरेज वेलोसिटी v नहीं है, इस बार v/2 आई है। क्लियर है क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस तुमसे करवाए जा सकते हैं, और तुम, ये कोई बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं है, तुम आराम से कर सकते हो इन क्वेश्चंस को। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ कि कोई पार्टिकल है, वो यहाँ पे गया, ऐसे गया, फिर सीधा गया, फिर वो ऐसे चल के आया सेमी सर्कल में, मान लो ये सेमी सर्कुलर सा पाथ था, ठीक है, मान लो इसको सेमी सर्कल, ये ऐसे गया फिर ऐसे आ गया, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड v से चलता हुआ चला गया। ये डिस्टेंस l थी, ये भी l थी, इसकी जो रेडियस थी वो रेडियस l थी, और ये 2l थी, और ये 4l है। समझ में आ गई बात। तो वो पॉइंट A से अगर पॉइंट B पे चला गया, कुछ ही हो सकता है, तो बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। तो तुम क्या करोगे, सोल्व कर सकते हो तुम वीडियो पॉज करके, और फिर सोल्यूशन देख सकते हो जो मैं बता रहा हूँ। जब वो A से B पे गया होगा, A से B पे गया होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, A से B में डिस्प्लेसमेंट इसका ये है। तो इस डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करें, इस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि पहले तुम यहाँ से यहाँ तक आ जाओ, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में यहाँ से यहाँ तक, ये ट्राइंगल बना लो। इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस ही तो इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। ये कितना बनेगा, ये टोटल लेंथ कितनी बनेगी, देखो ये l है और ये 4l है, तो ये कितना बन जाएगा 5l। ध्यान से देखो, ये l और ये l लेंथ का रेडियस है, तो l + l डायमीटर 2l, और 2l ये 4l, कितना बन जाएगा ये 4l। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 5l का होल स्क्वायर प्लस 4l का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या। कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 25 + 16 कितना होता है 25 + 16, 25 + 16 और रूट में इंटू ये l, ये बन जाएगा। क्लियर है, इसको कैलकुलेट करो। हाँ ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन जाएगा दोस्त, 25 और 16 कितना होता है 31√41 इंटू l, और टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना चलेगा पार्टिकल, डिस्टेंस तो ये चलेगा l प्लस पाई इंटू l आधा प्लस 2l + 4l, कितना चलेगा, डिस्टेंस चलेगा l प्लस पाई इंटू l प्लस 2l + 4l, यही है l प्लस पाई l प्लस 2l + 4l, ये चलेगा अपॉन में स्पीड v। तो ये टाइम कितना लग जाएगा इसको, l + l 2l 4l और ये 8l, 8 + पाई
इंटू एल अपॉन में वी, ये क्या बन जाएगा, ये टाइम लगेगा। और जो क्या बोलते हैं इसको, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, एवरेज वेलोसिटी वो बन जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये कितना बन जाएगा दोस्त, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तुम्हारा √41 इंटू एल अपॉन में टाइम लग रहा है 8 + पाई इंटू एल अपॉन में वी। तो देखो एल से एल कट जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी √41 अपॉन में 8 + पाई इंटू वी, ये एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। क्लियर है क्या यार? तो हमने पहले बेसिक टाइप में हमें दे दिया जाएगी पार्टिकल किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, तो हम टाइम वगैरह कैलकुलेट करना, चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करना, ये सब हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है ना। और कैसे एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इनके बारे में हमने थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं। अब जितना तुमने सीखा है उसके हिसाब से मैं क्वेश्चंस और करवाऊंगा तुम्हें एवरेज वेलोसिटी वगैरह के, और अभी एक्सेलरेशन पे भी चर्चा करना बाकी है। एवरेज वेलोसिटी वगैरह, स्पीड वगैरह पे क्वेश्चंस करना, और एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और हम ये एवरेज वगैरह वाली कहानी नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर लेंगे और फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मैं तुम्हें एक टास्क देता हूँ कि इरोडो का एक क्वेश्चन है 1.2, है ना, ये तुम्हें ट्राई करना है खुद से, कंसेप्ट कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा चीज़ है। अगर तुम्हें वो हिट कर गई होगी तुम कैलकुलेट कर पाओगे कि एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम होती है, बस इतना सा तुम्हें देखना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम का रेशियो लेना है। कोई चीज़ नहीं पता है तुम्हें, पहले उसको अज्यूम कर लो, बाद में एलिमिनेट कर लो। ये क्वेश्चन नहीं रोडो का, ये तुम कर सकते हो। इस पे बेस्ड इसी तरीके के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और उसमें अपने खुद से भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ ये इरोडो का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है। क्या है बेटा, ये आज के लिए तुम्हारा होमवर्क है, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और फिर और भी एवरेज वेलोसिटी वगैरह के और एवरेज स्पीड वगैरह के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, और एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आज का होमवर्क है वो ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना। कोचिंग मटेरियल में जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे डिपेंडेंट हों वो तुम जाके कर सकते हो। HCVP के तुम ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, है ना, ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे तुमसे, कुछ नहीं होंगे तो हम कुछ कल जो प्रैक्टिस करेंगे सेशन का, कल सॉरी नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा, उसमें जो हम क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एवरेज स्पीड वगैरह के, उसके बाद में तुमसे सारे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। तो एक बार खुद से ट्राई करके देखना। इरोडो के क्वेश्चन, SBT के क्वेश्चन तुम कर सकते हो। पाथफाइंडर में एवरेज स्पीड वगैरह को वो ज़्यादा महत्व देते नहीं, क्योंकि प्रॉपर ओलंपियाड लेवल की बुक है, तो उसमें और भी अच्छे अच्छे सवाल होते हैं। बाकी अगर तुम और भी कोई बुक फॉलो कर रहे हो, अरिहंत वगैरह, चिंगेज वगैरह, तो तुम वहाँ पे जा करके ये क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस तुम जा करके डिस्कस कर चेक कर सकते हो। तुम्हें थ्योरी में पढ़ने के लिए तुम्हें 1% किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम जो चीज़ें हो सकती हैं तुम्हें ज़रूरत की, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं एक एक करके। इसके अलावा तुम्हें और कहीं भटकने की जरूरत नहीं। थ्योरी के लिए तुम्हें कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मोर देन सफिशिएंट चीज़ें तुम बता दी। क्वेश्चंस के लिए तुम जो मर्जी बुक फॉलो कर लेना, और ये आज का तुम्हारा होमवर्क है, ट्राई करके आना। नेक्स्ट लेक्चर में हम चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यार अगर लेक्चर पसंद आया हो, चीज़ें पसंद आ रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। क्लासेज की इन्फॉर्मेशन और ये नोट्स वगैरह जो पढ़ाता हूँ वहाँ पे वो मिल जाते हैं, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम पे, और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही हो। और अगर अच्छी पसंद आ रही हो तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कर सकते हो, फ्री कोर्स रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और व्हाट्सएप पे तुम अपनी क्वायरी मैसेज कर सकते हो मुझे, जो भी तुम्हारे प्रोफेशन से रिलेटेड क्वायरी होगी। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो तुम मुझे डाउट ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो। फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो तुम वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। आपस में बच्चे भी डिस्कस कर लेते हैं, और मैं भी 10:30 PM पे लाइव आता हूँ वहाँ पे रोज़, और वहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ में, ठीक है। तो यार आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम इसके आगे के पार्ट के साथ में, ठीक है। बाय।